लालची औरत को मिला सबक। बहुत समय पहले की बात है। प्राची और सिया नाम की दो बहनें किसी गांव में रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी और अपने माता पिता के जाने के बाद गुजारा करने के लिए कपकेक बेचने का काम शुरू कर देते हैं। प्राची बहुत अच्छा कपकेक बनाती थी, इसलिए वो सुबह उठकर जल्दी से बहुत सारे कपकेक बना लेती थी और फिर बाद में दोनों बहनें साथ में अपने घर के बाहर कपकेक की एक छोटी सी दुकान लगा लेती थी। उनके बगल में ही एक औरत जिसका नाम वैशाली था, उसने अपने केक की बड़ी सी दुकान खोल रखी थी। वैशाली बहुत ही लालची और कंजूस थी, इसलिए हमेशा अपने बनाए हुए केक में बुरी क्वालिटी का सामान डालती थी। एक दिन प्राची के दुकान पर कुछ गरीब लड़कियां आती है और बोलती है, दीदी हमें बहुत भूख लग रही है, हम पर तरस खाकर हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्या खाना है तुम दोनों को? आप हमें कुछ भी दे दीजिए, रात का बचा कुचा होगा तो वो भी दे दीजिए, लेकिन हमें बस कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सिया प्राची के कान में बोलती है, दीदी लगता है इन दोनों को सच में बहुत भूख लग रही है, इसलिए हम इन्हें अपना बनाया हुआ कपकेक खिला देते हैं। हाँ तू सही कह रही है। उसके बाद प्राची दोनों गरीब लड़कियों से बोलती है, क्या तुम मेरा बनाया हुआ कपकेक खाओगी? क्या सच में आप हमें कपकेक खिलाओगी? हमने तो आज से पहले कभी ये चीज नहीं खाई है। प्राची उन दोनों को बिठा देती है और फिर थोड़ी देर बाद कपकेक लेकर दोनों गरीब लड़कियों को खिला देती है। दोनों गरीब लड़कियों को प्राची का बनाया हुआ कपकेक बहुत टेस्टी लगता है और दोनों जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। दोनों की खुशी देख प्राची को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी सिया कहती है, दीदी धीरे धीरे करके तो इन दोनों ने हमारे सारे कपकेक खा लिए। अभी तक तो हमें एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी और हमारे सारे कपकेक खत्म भी हो गए हैं। क्या हो गया सिया, फिर से बना लेंगे हम। लेकिन दीदी कपकेक बनाने के लिए तो बहुत सारा सामान की जरूरत होती है ना, और सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं है। लगता है इन दोनों को कपकेक खिलाकर हम दोनों ने गलती कर दी। नहीं नहीं सिया, ऐसे मत बोलो। याद है ना मम्मी पापा हमें क्या कहा करते थे कि दरवाजे पर आए हुए हर भूखे को पेट भरकर खाना खिलाना चाहिए। हमने इनका पेट भरकर अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर वैशाली आ जाती है और बोलती है, अरे तुम दोनों ने तो भिखारियों को अपने सारे कपकेक खिला दिए हैं। सच में तुम दोनों तो एक नंबर के बेवकूफ हो। इस तरह वैशाली दोनों बहनों का मजाक बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक दोनों गरीब लड़कियां परी के रूप में बदल जाती है। अरे आप दोनों तो परी हो, फिर गरीब लड़की का रूप लेकर यहाँ क्यों आई? हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर आते हैं और इसी तरह लोगों की परीक्षा लिया करते हैं। क्या सच में? हाँ प्राची, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई हो, इसलिए हम दोनों तुम्हें इनाम देंगे। इतना बोलकर दोनों परियां दो चमकीली चूड़ियां निकालती है और दोनों बहनों के हाथों में पहना देती है। तुम दोनों हर रोज किसी भी एक वक्त इन दोनों जादुई चूड़ियों से कुछ भी मांग सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, कभी भी तुम दोनों इस जादुई चूड़ी का गलत इस्तेमाल मत करना। इतना बोलकर दोनों परियां वहाँ से अदृश्य हो जाती है। दोनों बहनों के हाथ में जादुई चूड़ियां देख वैशाली को बहुत जलन होती है। वैशाली अपने मन में बोलती है, मैं ये जादुई चूड़ियां ज्यादा वक्त तक इन दोनों के साथ नहीं रहने दूंगी। ऐसे तो जल्द ही ये दोनों अमीर हो जाएंगी और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वैशाली वहाँ से चली जाती है। सिया प्राची से कहती है, अब तो हमें जादुई चूड़ियां मिल गई है, बताओ दीदी आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगी? हम पहले कपकेक बनाते थे और अब मैं सोच रही हूँ कि हम केक बनाना शुरू कर दें। इसलिए मैं इससे केक बनाने वाली मशीन मांगूंगी। केक बनाने की मशीन से हम रोज एक साथ ढेर सारे केक बना सकेंगे। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ दीदी, मैं अपनी जादुई चूड़ी से बोलकर एक बड़ा सा दुकान बनवाऊंगी। उस दुकान के अंदर हम अपने केक की बिक्री किया करेंगे। हर रोज केक बिक्री करने के बाद जो भी केक बच जाएगा उसे हम गरीबों में बांट दिया करेंगे। अगले दिन प्राची अपनी जादुई चूड़ी से कहती है, हे जादुई चूड़ी, मुझे केक बनाने वाली बड़ी सी मशीन दे दो। तभी वहाँ पर केक बनाने की एक बड़ी सी मशीन प्रकट हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर के बाहर एक खुले मैदान में जाती है और सिया अपनी जादुई चूड़ी से कहती है,
जादुई चूड़ी, यहाँ एक बड़ी सी दुकान प्रकट कर दो। उसके बाद उस जगह पर एक बड़ी सी दुकान बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह उस दिन से रोज दोनों बहनें केक की मशीन से बहुत सारा केक बनाती थी और उसे दुकान में जाकर बेचा करती थी। धीरे धीरे उनकी दुकान आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाती है और उनके केक की बहुत बिक्री होना शुरू हो जाती है। बहुत कम समय में ही दोनों बहनें बहुत अमीर हो जाती है। दोनों बहनों की दुकान मशहूर होने के बाद वैशाली की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी, इसलिए उसे दोनों बहनों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। इन दोनों बहनों की वजह से तो मेरा जरा सा भी काम नहीं चल रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगी। पहले मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ, तब सोचूंगी क्या करना है। इतना सोचकर वैशाली बाजार जाती है। थोड़ी देर बाद वैशाली बाजार से कुछ सामान खरीदकर घर लौट रही होती है। तभी उसे रास्ते में दो गरीब लड़कियां नजर आती है। वैशाली अपने मन में सोचती है, लगता है ये दोनों वही परियां हैं जो गरीब का रूप लेकर उन दोनों बहनों के घर पर आई थी और फिर बाद में उन्हें जादुई चूड़ियां देकर गई थी। एक काम करती हूँ, मैं अभी इन दोनों को अपनी दुकान लेकर जाती हूँ और इन्हें केक खिलाती हूँ। उसके बाद ये दोनों खुश होकर मुझे भी जादुई चूड़ियां देंगी। इतना सोचकर वैशाली उन गरीब लड़कियों के पास जाती है और बोलती है, सुनो बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, चलो मेरे साथ मेरे दुकान चलो, मैं वहाँ तुम्हें बहुत टेस्टी केक खिलाऊंगी। गरीब लड़कियां खुशी से वैशाली के साथ उसके दुकान जाती है। वैशाली गरीब लड़कियों को अपनी दुकान पर केक खिलाती है और दोनों खुशी खुशी केक खा लेती हैं। केक खाने के बाद दोनों गरीब लड़कियां वहां से जाने लगती है। ये देख वैशाली को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मैं जानती हूँ तुम दोनों परियां हो, इसलिए जल्दी से अपने असली रूप में आओ और मुझे भी जादुई चूड़ियाँ दो। ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों परी नहीं हैं, बल्कि हम तो तुम्हारी तरह इंसान हैं। आपने हमें केक खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती है। अरे ये क्या, इन दोनों ने तो मेरे सारे केक खा लिए और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी इन दोनों को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद वैशाली झाड़ू उठाकर उन लड़कियों के पास जाती है और उन्हें मारने लगती है। ये देख दोनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और फिर दोनों साथ में मिलकर वैशाली की खूब पिटाई करती है। मार खाने के बाद वैशाली बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर दोनों साथ में मिलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन वैशाली को अपने लालच की सजा मिल जाती है और वो फिर से कभी किसी से जलन नहीं करती और न ही लालच करती है। इस तरह सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिया और प्राची मेहनत से अपना काम करती थी और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में एक टीना नाम की परी रहा करती थी। वो परी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से कोई भी उसे बात नहीं किया करता था और इसी वजह से टीना परी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो सारी परियों से बात करना चाहती थी। एक दिन की बात है, सारी परियां एक जगह पर इकट्ठा होकर बात कर रही थी। तभी वहाँ टीना परी आई और उसने भी बात करनी चाहिए। तभी रेखा परी ने टीना परी से कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम गरीब हो? तुम यहाँ से जाओ। अरे रेखा परी, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं भी परीलोक की परी हूँ और तुम लोगों की साथी हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम हम लोगों की साथी हो, पर तुम बहुत ही गरीब हो, इसलिए हम तुमसे नहीं बोलना चाहते हैं। इस पर सीमा परी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई भी परी किसी परी के साथ गलत व्यवहार करे। इसलिए सीमा परी ने रेखा परी से कहा, अरे रेखा परी, तुम्हें इस तरह टीना परी से बात नहीं करनी चाहिए। भले ही टीना परी गरीब है, पर वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी परी है। वो हमेशा सभी की मदद करती है।
हाँ हाँ पता है मुझे, यदि तुम्हें इससे बात करनी है तो तुम करो, मुझे इससे बात नहीं करनी है। और ये कहकर रेखा परी वहाँ से चली जाती है। रेखा परी के साथ उसकी दोस्त सोनी परी भी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद टीना परी ने सीमा परी से कहा, अरे सीमा परी, तुमने मेरी वजह से अपने दोस्तों को गुस्सा कर दिया। तुम जाओ यहाँ से, वरना वो लोग तुमसे नहीं बोलेंगे। मत बोलने दो उन्हें, मैं वैसे भी उनसे नहीं बोलना चाहती हूँ। जब देखो वो तुम्हें चिढ़ाते ही रहते हैं। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ो, अब तो कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। तुम अपनी दिवाली कैसे मनाओगी? क्या दिवाली आने वाली है? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि इस गरीबी की वजह से मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर सीमा परी वहाँ से चली जाती है। सीमा परी के जाने के बाद टीना परी अपने आप से कहती है, अरे कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि दिवाली आने वाली है। वो तो अच्छा रहा कि सीमा परी ने बता दिया। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और ये कहकर टीना परी भी वहाँ से चली गई। टीना परी ने कभी भी अच्छे तरीके से दिवाली नहीं मनाई थी, क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसके साथ दिवाली नहीं मनाता था और न ही वो दूसरी परियों की तरह दिवाली मना पाती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ दिवाली पास आने लगी। इस वजह से टीना परी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो दिवाली की तैयारी कर पाए। उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन टीना परी अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर सोनी परी आई और उसने टीना परी से कहा, क्या हुआ टीना परी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? लगता है तुम किसी बात को लेकर दुखी हो। हाँ सोनी परी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं दिवाली की वजह से दुखी हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है और मेरे पास रुपए ही नहीं है जो मैं अच्छी तरीके से दिवाली मना पाऊँ। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता था कि यही बात होगी, क्योंकि तुम इतने गरीब जो हो। अरे सोनी परी, तुम भी अब ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी दोस्त रेखा परी तो मुझसे इस तरह बातें करती ही है। कम से कम तुम तो मत करो, आखिर मैं भी तुम्हारी तरह एक परी हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी तरह एक परी हो, पर तुम इतनी गरीब कैसे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आखिर दिवाली आने वाली है, इतना बड़ा त्योहार है और तुम्हारे पास इतने भी रुपए नहीं है कि तुम इस त्योहार को अच्छी तरह मना पाओ। ये सुनकर टीना परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सोनी परी वहाँ से चली जाती है। सोनी परी के जाने के बाद टीना परी अपने आप से कहती है, सोनी परी एकदम ठीक कह रही थी। आखिर मैं इतनी गरीब क्यों हूँ कि मैं दिवाली भी अच्छे तरीके से नहीं मना पाती हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। उन्होंने मुझे परी तो बना दिया, पर लगता है भगवान मुझे शक्तियाँ देना भूल गए। और ये सोचकर टीना परी जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर सीमा परी आई और टीना परी को रोता देखकर उससे कहा, अरे टीना परी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ लेने आई थी। क्या बताऊँ सीमा परी, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। इस वजह से मैं दिवाली नहीं मना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रुपए ही नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। भगवान ने पता नहीं मुझे शक्तियाँ क्यों नहीं दी। मेरे पास भी शक्तियाँ होती तो मैं भी थोड़ी अमीर हो जाती। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ, क्योंकि रानी माँ ने सभी को अपने पास बुलाया है। क्या रानी माँ ने बुलाया है? पर रानी माँ ने क्यों बुलाया है मुझे नहीं पता, ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। अब शांत हो जाओ और रानी माँ के पास चलो। ये सुनकर टीना परी शांत हो जाती है और फिर वो दोनों रानी महल के लिए निकल जाती हैं। रानी महल पहुंचने के बाद टीना परी देखती है वहाँ पर पहले से ही सारी परियां मौजूद थी। उन परियों को देखकर सीमा परी भी बहुत हैरान हुई। इसके बाद रानी परी ने सारी परियों से कहा, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ पहले से। अब दीपावली आने वाली है और मैं सोच रही हूँ इस बार सारी परियां अच्छे तरीके से दिवाली मनाएं। हाँ रानी परी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारी परियां अच्छे तरीके से ही तो दिवाली मनाती है। हाँ मुझे पता है कि सारी परियां अच्छे तरीके से दिवाली मनाती है, पर कोई है जो दिवाली अच्छे तरीके से नहीं मना पाता है और इस साल हमें उसकी भी दिवाली अच्छे तरीके से मनवानी है। ये सुनकर सारी परियां हैरान हो जाती है। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रानी परी किसकी बात कर रही थी, पर सीमा परी समझ जाती है कि रानी परी टीना परी की बात कर रही है। और इसके बाद रानी परी ने उन सभी से कहा,
मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं टीना परी की बात कर रही हूँ। टीना परी कभी भी दिवाली अच्छे तरीके से नहीं मना पाती है, इसलिए इस बार हम सभी लोग टीना परी को बहुत सारे उपहार देंगे, जिससे वो भी दिवाली अच्छे तरीके से मना पाएगी। ये सुनकर टीना परी बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रानी परी ने ऐसा सोचा है। और टीना परी ने रानी परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं भी दिवाली अच्छे तरीके से मना पाऊंगी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम भी आखिर हमारी परीलोक की परी हो और सभी लोगों को दिवाली मनाने का हक है। ये सुनकर टीना परी बहुत खुश हुई और फिर सभी परियों ने टीना परी को बहुत सारे उपहार दिए। इस पर रेखा परी को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा टीना परी के साथ बुरा बर्ताव करती थी। और फिर धीरे धीरे दिवाली का समय आया तो टीना परी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई। और तभी वहाँ सीमा परी आई और उसने टीना परी से कहा, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरी परियों की तरह ही दिवाली मना पा रही हूँ। वैसे रानी माँ के मन में ये ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि मैंने ही रानी माँ को कहा था कि सारी परियां तो अच्छे तरह से दिवाली मनाती हैं, तो इस बार क्यों ना हम तुम्हारी भी दिवाली अच्छे से मनवाएं। ये सुनकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसने सीमा परी का धन्यवाद किया। इसके बाद दोनों ने बहुत सारे पटाखे जलाए और फिर उन्होंने अच्छे तरीके से दिवाली मनाई और अब टीना परी बहुत खुश थी। परी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। नागपुर राज्य में एक छोटे से गांव में वर्षा अपने परिवार के साथ रहती थी। वर्षा के माता पिता आधुनिक विचारों वाले थे। वर्षा बचपन से ही बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसकी नीली आंखें और काले लंबे बालों को देखकर कोई भी फिदा हो जाता था। वर्षा को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था। वो हर रोज अलग अलग तरीके से अपना मेकअप किया करती थी और अपनी सुंदरता को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती थी। वर्षा के गांव में एक भी पार्लर नहीं था। वर्षा के माँ बाप वर्षा को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने शहर भेज देते हैं। शहर में वर्षा बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से मेकअप करना सीखती है। मात्र 6 महीने में वो हेयर कटिंग, बॉडी वैक्स, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, नेल आर्ट सब सीख जाती है। वर्षा जब अपने गांव वापस आती है तो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला करती है। वर्षा के काम को देखकर गांव के सभी लोग अब वर्षा के पार्लर से ही अपना मेकअप करवाने धीरे धीरे वर्षा के ब्यूटी पार्लर पहुंचने लगे और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब गांव वालों को साथ वाले गांव में मेकअप के लिए नहीं जाना पड़ता था। वो सभी वर्षा से ही अपना मेकअप करवाने लगे। ये सब देखकर साथ वाले गांव की पार्लर वाली वर्षा से बहुत चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता था। वर्षा के मेकअप करने की कला को देखकर उसके पार्लर में दूर दूर से लोग आने लगे। वर्षा अपने मेकअप से लोगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना देती है। एक दिन गांव में राज्य का एक सैनिक आकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, अगले महीने महाराजा राणा प्रताप की पुत्री मीनाक्षी की शादी है और उसकी शादी में मेकअप के लिए एक अच्छी पार्लर वाली की जरूरत है। जो भी पार्लर वाली राजकुमारी को अपने मेकअप से संतुष्ट कर देगी, उसे राजकुमारी की शादी पर मेकअप करने का शुभ अवसर मिलेगा और महाराजा उसे मुंह मांगी रकम देंगे। महाराजा का हुक्म है कि सभी पार्लर वाली अपनी अपनी मेकअप किट के साथ कल रात महल में उपस्थित हों। ये सब सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कल मैं अपने मेकअप की जादू से राजकुमारी को प्रसन्न कर लूंगी और महाराज से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन दूर दूर के गांव से सभी पार्लर वाली महल में जमा हो जाती हैं। एक एक करके अपने मेकअप से सभी राजकुमारी को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं और वर्षा भी राजकुमारी का मेकअप करके राजकुमारी को खुश करने की कोशिश करती है। और राजकुमारी जैसी ही अपना चेहरा शीशे में देखती है, वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। राजकुमारी अब पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वर्षा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे मेकअप करने के बाद मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम, और मेरे शादी में मेरा मेकअप करने जरूर आना। जी राजकुमारी जी, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राजमहल में मेकअप करने आऊं। वहीं दूर खड़ी तन्वी ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। पता नहीं
राजकुमारी को उसके मेकअप में क्या अलग दिख गया। मुझे शादियों के मेकअप का 5 साल का तजुर्बा है और ये नई मेकअप करने वाली क्या मुझसे अच्छा मेकअप कर पाएगी। तभी वर्षा और सभी पार्लर वाली अपने अपने घर को चली जाती हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। आज राजकुमारी की शादी का दिन होता है। वर्षा अपने मेकअप किट को लेकर राजमहल की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में तन्वी पार्लर वाली उसे रोककर उसकी मेकअप किट नदी में फेंक देती है। ये क्या कर दिया तुमने तन्वी? अब मैं राजकुमारी का मेकअप कैसे करूँगी? वहाँ राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुझे राजकुमारी जी का मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजकुमारी जी का मेकअप अच्छे से कर दूंगी। और अब तो तेरे पास तेरी मेकअप किट भी नहीं है, तो तू चुपचाप बैठकर यहाँ पर रो। तब तक मैं राजकुमारी का मेकअप करके महाराज से अपना इनाम लेकर आती हूँ। वर्षा वहाँ बैठकर दुखी मन से सोचने लगती है। मैंने तन्वी का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरी मेकअप किट नदी में फेंक दी। अब मैं राजकुमारी जी का मेकअप कैसे करूँगी? वो ऐसा कहकर जोर जोर से रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक परी प्रकट होती है और कहती है, सुनो बेटा वर्षा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। रो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसकी मदद से तुम जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत सुंदर और आकर्षक दिखने लगेगा और इसका मेकअप कभी नहीं हटेगा और तुम्हारे मेकअप के लोग दीवाने हो जाएंगे। वर्षा परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। वर्षा जल्दी जल्दी राजमहल की ओर जाती है। राजमहल में वो जादुई मेकअप किट की मदद से राजकुमारी का मेकअप करती है और राजकुमारी बहुत ही सुंदर परी की तरह दिखने लग जाती है। राजकुमारी को वर्षा का मेकअप बहुत पसंद आता है। विधवा बहू की खुशी-खुशी दूसरी कर लेती है। शादी के बाद वो वर्षा को राज दरबार में बुलाती है। राजकुमारी खुश होकर वर्षा को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम के रूप में देती है और उसे हमेशा के लिए अपना मेकअप आर्टिस्ट रख लेती है। वर्षा उन पैसों से एक अच्छा सा घर खरीदकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और एक बार फिर परी को याद करके परी का धन्यवाद करती है। वहीं दूसरी तरफ तन्वी पार्लर वाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वर्षा से माफी मांगने उसके घर आती है। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हारी मेकअप किट नदी में फेंक दी थी और तुम्हें राजकुमारी का मेकअप करने से भी रोका। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया तुम राजकुमारी को उस दिन के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत कड़ी सजा सुनाएंगी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, गलती इंसान से ही होती है और गलती करके जो माफी मांग ले उससे बड़ा कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ किया। फिर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह वर्षा और तन्वी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।